दुनिया के नक्शे पर हिंद महासागर को ध्यान से देखिए। अभी हाल ही के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स का दौरा करके लौटे हैं। वहां से बैठे बैठे ही मॉरिशस के साथ में एक बड़ा गेम भी उन्होंने सेट किया। मालदीव के अंदर जो भी स्ट्रेटेजिक टर्बुलेंसेस चल रहे थे उसे भारत ने अपने फेवर में कर लिया है और इसी बीच में श्रीलंका के अंदर जो नई गवर्नमेंट आई है उसके साथ भी भारत ने रिश्ते बहुत मजबूत कर लिए हैं। और दोस्तों, इन सबके बीच में अंडमान के पास में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के ऊपर दिन रात काम चल रहा है, जो फ्यूचर के अंदर भारत का सबसे बड़ा नेवल बेस बनने जा रहा है। तो वहीं जापान के साथ में डिफेंस और इकोनॉमी की नई और भयंकर डील्स फाइनल हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, अब अचानक एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी 6 जुलाई को इंडोनेशिया जा रहे हैं और उसके तुरंत बाद यानी कि 8 जुलाई को वो ऑस्ट्रेलिया की धरती के ऊपर कदम रखेंगे। 9 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ऐसा ऐतिहासिक इवेंट होने वाला है जिस पर पूरी दुनिया की, खास करके चाइना की नजर टिकी हुई है। आखिर ऐसा क्या है जो अमेरिका और यूरोप भी भारत को नहीं दे पाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपना सबसे अनमोल खजाना भारत को लुटाने के लिए तैयार हो गया है? क्या भारत कोई ऐसा सीक्रेट प्लान एग्जीक्यूट करने वाला है जो समंदर के नीचे से लेकर के अंतरिक्ष तक गेम बदलने वाला है? और आखिर ऑस्ट्रेलिया, जो अपने कड़े नियमों के लिए जाना जाता है, वो भारत के लिए दुनिया के सारे नियम तोड़ने के लिए तैयार क्यों हो गया है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज डिकोड करेंगे कि आखिर मोदी कौन सी कड़ियां जोड़ने में लगे हैं। इंडोनेशिया के बाद में सीधे ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड। ये कोई सामान्य डिप्लोमेटिक टूर नहीं है, ये 2047 के उस विजन का मास्टर स्ट्रोक है जहां भारत को एक आत्मनिर्भर ग्लोबल सुपर पावर बनना है। दोस्तों, हम बात करेंगे उस सीक्रेट की जो ऑस्ट्रेलिया की लाल मिट्टी के नीचे दफन है। हम बात करेंगे स्पेस के अंदर भारत के उस ब्लाइंड स्पॉट की जिसे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कवर कर सकता है। और हम डिकोड करेंगे कि कैसे चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका या फिर यूरोप नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया भारत का सबसे बड़ा और सबसे घातक हथियार बनने वाला है। लिहाजा दोस्तों, इस पूरे डेवलपमेंट को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि असली खेल अब स्टार्ट हुआ है। दोस्तों, अगर हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों का इतिहास देखते हैं तो एक दशक पहले तक इन दोनों देशों के संबंधों को केवल क्रिकेट, कॉमनवेल्थ और करी के चश्मे से देखा जाता था। दोनों देशों के बीच में एक अजीब सी दूरी हुआ करती थी। कोल्ड वॉर के टाइम से जो जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस थे वो कहीं ना कहीं हावी हुए थे। लेकिन दोस्तों, आज परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। आज ये रिश्ता एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर कन्वर्ट हो चुका है और ये बदलाव भी रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक मजबूरी और भविष्य की जरूरतें छुपी हुई हैं। वर्तमान के अंदर वैश्विक परिदृश्य के अंदर दुनिया का पूरा आर्थिक और रणनीतिक गुरुत्वाकर्षण केंद्र इंडो पैसिफिक रीजन बना हुआ है और इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर ही दो ऐसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं जो इस पूरे इलाके के अंदर शक्ति संतुलन बनाए रख सकते हैं। एक भारत है और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े धमाके की जिसकी उम्मीद 9 जुलाई को की जा रही है। वो है यूरेनियम सप्लाई की डील। भारत बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। 2047 तक विकसित भारत बनने का जो लक्ष्य है वो सिर्फ हवा के अंदर बात करने से पूरा नहीं होने वाला है। दोस्तों, भारत सरकार देश को ग्लोबल डेटा सेंटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा हब बनाना चाहती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। डेटा सेंटर्स और एआई को चलाने के लिए भयंकर मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। आप इसे सिर्फ कोयले या फिर सोलार पावर से नहीं चला सकते हैं। सोलार पावर आपको दिन में बिजली दे सकती है, लेकिन बड़े इंडस्ट्रियल सेटअप्स को 24 घंटे बेस लोड पावर चाहिए होता है। दोस्तों, कोयले पर हम अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं क्योंकि भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट रखा हुआ है।
तो फिर रास्ता क्या बचता है? तो दोस्तों रास्ता बचता है न्यूक्लियर एनर्जी का। भारत को अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर के 100 गीगावाट तक लेके जाना है। और दोस्तों इस टारगेट को अचीव करने के लिए भारत को तुरंत ही $85 बिलियन तक के न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट्स और यूरेनियम के बहुत बड़े रणनीतिक भंडार की जरूरत है। दोस्तों अनुमान है कि 2047 तक भारत को सालाना 5400 टन यूरेनियम की जरूरत पड़ने वाली है। भारत के पास में जो घरेलू यूरेनियम है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है और उसे निकालने के अंदर खर्च भी बहुत ज्यादा आ रहा है। अभी हम अपनी जरूरत का लगभग 75% हिस्सा कनाडा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रसिया से मंगवाते हैं। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि इसमें ऑस्ट्रेलिया कहां से आ गया, तो यहीं पर ही असली जियोपॉलिटिक्स काम करती है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पास में दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है जो पूरी दुनिया की रिजर्व का लगभग 30% है। लेकिन दोस्तों चौंकाने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक भी न्यूक्लियर प्लांट नहीं है। वो इस यूरेनियम का खुद कोई इस्तेमाल नहीं करता, वो सिर्फ इसे एक्सपोर्ट करता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के नियम बहुत ज्यादा सख्त हैं। अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक जो देश न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि एनपीटी के ऊपर साइन नहीं करता है उसे यूरेनियम नहीं बेचा जा सकता है। भारत ने एनपीटी के ऊपर सिग्नेचर नहीं किए हैं क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया दशकों तक भारत को यूरेनियम देने से मना करता आया है। लेकिन दोस्तों फिर समय बदला है और कूटनीति का पहिया भी घूम चुका है। भारत के बढ़ते ग्लोबल इन्फ्लुएंस और इंडो पैसिफिक के अंदर भारत की अहमियत को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया ने केवल और केवल भारत के लिए अपने घरेलू कानून बदल दिए और बिना एनपीटी साइन किए ही भारत को यूरेनियम सप्लाई करने का रास्ता साफ कर दिया है। दोस्तों साल 2014 के अंदर दोनों देशों के बीच में सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट सिग्नेचर हुआ था, लेकिन कमर्शियल सप्लाई को लेकर के बातचीत अटकी हुई थी। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी ये मान रहे हैं कि हाल ही के टाइम में इस पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चर्चाएं हुई हैं। पीएम मोदी के इस दौरे में उम्मीद की जा रही है कि एक फाइनल कमर्शियल डील के ऊपर मुहर लग सकती है। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है। अमेरिका और फ्रांस ने भारत के साथ में न्यूक्लियर डील जरूर की हैं, लेकिन उनके पास में एक्सपोर्ट करने के लिए इतना बड़ा और सस्ता यूरेनियम उपलब्ध नहीं है। लिहाजा भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया इस मामले में अमेरिका और यूरोप से भी ज्यादा अहमियत रखता है। लेकिन दोस्तों कहानी सिर्फ यूरेनियम तक सीमित नहीं है। अगर हम 21वीं सदी के ग्लोबल डोमिनेंस की बात करते हैं तो जो देश क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर कंट्रोल करेगा वही दुनिया के ऊपर राज करेगा। 20वीं सदी का भगवान कच्चा तेल था, लेकिन आज का भगवान लिथियम, कोबाल्ट और टाइटेनियम है। भविष्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल बैटरीज, फाइटर जेट्स और स्पेस शटल्स का है। इन सबको बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो अमेरिका और यूरोप के पास भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है और यहीं से ऑस्ट्रेलिया का असली जादू स्टार्ट होता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया दुनिया के अंदर लिथियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ग्लोबल प्रोडक्शन का लगभग 50% लिथियम ऑस्ट्रेलिया से आता है। आज की तारीख में इन क्रिटिकल मिनरल्स की रिफाइनिंग और सप्लाई चेन के ऊपर चाइना का लगभग एकाधिकार है। पूरी दुनिया यहां तक कि अमेरिका भी इस मामले में चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंट है। भारत इस जाल से बाहर निकलना चाहता है। भारत अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पास में कच्चा माल है, लेकिन उसे रिफाइन करने की कैपेसिटी और एक बहुत बड़ा बाजार भी उसे चाहिए। भारत के पास में सस्ती लेबर, विशाल इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट है। लिहाजा ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ही सीक्रेट और रणनीतिक हाथ भारत की तरफ बढ़ाया है। दोनों देशों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी खदानों से ये भविष्य का खजाना निकालेगा और भारत अपनी इंडस्ट्रियल ताकत से उसे रिफाइन करके ग्लोबल मार्केट के अंदर उतार देगा। दोस्तों ये एक ऐसा परफेक्ट मैच है जो चाइना की सप्लाई चेन मोनोपोली को सीधा चैलेंज करता है और यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया
जो अपनी तकनीक और संसाधन किसी के साथ भी आसानी से शेयर नहीं करता, वो भारत की क्रिटिकल मिनरल्स सिक्योरिटी के लिए सब कुछ ओपन करने के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों, इस पूरे जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के अंदर एक बहुत बड़ा कारण भी है और वो कारण है चाइना का खौफ और उसकी आक्रामक नीतियां। दोस्तों, कुछ साल पहले तक ऑस्ट्रेलिया की पूरी इकोनॉमी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करती थी। उनका कॉयल, उनकी वाइन्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सब कुछ चाइना जाया करता था। लेकिन जब कोविड की महामारी आई और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने वायरस के ओरिजिन की निष्पक्ष जांच की डिमांड की तो बीजिंग भड़क गया। चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाने के लिए उस पर भयंकर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। रातों रात ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया गया। दोस्तों, चाइना ने सोचा था कि वो अपनी इकोनॉमिक मसल पावर से ऑस्ट्रेलिया को घुटनों पर ले आएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हार नहीं मानी। उन्हें ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि चाइना के ऊपर आर्थिक निर्भरता उनके नेशनल सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्हें एक ऐसे देश की तलाश थी जो चाइना जितना तो विशाल हो, जिसकी इकोनॉमी तेजी से ग्रो भी कर रही हो, जिसे कच्चे माल की भारी भूख भी हो, लेकिन जो चाइना की तरह एग्रेसिव और डिक्टेटरशिप वाला ना होकर के एक भरोसेमंद डेमोक्रेसी हो। दोस्तों, पूरी दुनिया के नक्शे पर इस क्राइटेरिया के अंदर सिर्फ एक ही देश फिट बैठता है और वो है हमारा भारत। लिहाजा ऑस्ट्रेलिया आज भारत को अपना सबसे बड़ा इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है। ऑस्ट्रेलिया समझ चुका है कि अगर एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर कोई देश चाइना के इकोनॉमिक और मिलिट्री डोमिनेंस को रोक सकता है तो वो सिर्फ भारत है। दोस्तों, 2022 के अंदर दोनों देशों ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी ECTA के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, एक दशक से भी ज्यादा टाइम में किसी विकसित देश के साथ में भारत का ये पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। इस समझौते से भारत के 96% से ज्यादा एक्सपोर्ट्स को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीरो ड्यूटी एक्सेस मिल गया है। दोनों देशों का टारगेट है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन तक ले जाया जाएगा। और इसके अलावा अब दोनों देश एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी CECA के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो डिजिटल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को भी कवर करेगा। ये सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन की री इंजीनियरिंग है, जिसका सीधा असर ग्लोबल पावर बैलेंस के ऊपर पड़ने वाला है। अब दोस्तों, इस पूरे इक्वेशन को डिफेंस और मिलिट्री एंगल से जरा समझ लेते हैं, क्योंकि असली पावर गेम वहीं खेला जाता है। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपना भूगोल नहीं बदल सकते हैं। अमेरिका अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच में सुरक्षित बैठा हुआ है, यूरोप जमीन से घिरा हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जियोग्राफिकल लोकेशन दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के ठीक बीच में एक गेटकीपर की तरह बैठा हुआ है। अगर आप दुनिया के समुद्री ट्रेड को देखेंगे तो मलक्का स्ट्रेट से लेकर के सुंडा और लैम्बोक स्ट्रेट तक दुनिया का 60% ट्रेड और चाइना का 80% से ज्यादा कच्चा तेल यहां से गुजरता है। इसे चाइना का मलक्का डिलेमा कहा जाता है। चाइना की पूरी इकोनॉमी की सांसें इस सक्रिय समुद्री रास्ते से अटकी हुई रहती हैं। भारत अपने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से मलक्का स्ट्रेट के ऊपर सीधी नजर रखता है, लेकिन दोस्तों, अगर कल को कोई बड़ा मिलिट्री क्राइसिस होता है और मलक्का को ब्लॉक कर दिया जाता है तो चाइना की शिप्स सुंडा या फिर लैम्बोक स्ट्रेट से होकर के गुजरने की कोशिश करेंगे और यहीं पर ऑस्ट्रेलिया का सबसे अहम रोल हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन ऐसी है कि वो इन अल्टरनेटिव रास्तों को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट यानी कि MLSA साइन हो चुका है और इसका मतलब ये है कि भारत के युद्धपोत और सर्विलांस एयरक्राफ्ट जरूरत पड़ने पर ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया के शिप्स भारत के बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस एग्रीमेंट का सबसे घातक जो इस्तेमाल है वो होता है अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस के अंदर।
चाइना अपनी नेवी का बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है और उसकी न्यूक्लियर सबमरीन्स लगातार हिंद महासागर के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करती हैं। भारत के लिए इस पूरे विशाल समुद्री इलाके के अंदर हर सबमरीन को ट्रैक करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अब भारत का P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट, जो दुनिया का सबसे एडवांस सबमरीन हंटर माना जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया के कोकोस कीलिंग आइलैंड का इस्तेमाल कर सकता है। ये आइलैंड्स दक्षिणी हिंद महासागर के अंदर मौजूद हैं। जब भारत के सर्विलांस एयरक्राफ्ट्स यहां से उड़ान भरते हैं तो वो पूरे सदर्न इंडियन ओशन को स्कैन कर लेते हैं। दोस्तों, इससे चाइनीज सबमरीन्स के छिपने की जगह लगभग शून्य हो जाती है। दोस्तों, कोकोस कीलिंग आइलैंड्स भारत के लिए समंदर के बीचों बीच एक जासूसी आंख की तरह काम करते हैं। इसके साथ ही भारत का DRDO और ऑस्ट्रेलिया का डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अनमैन सिस्टम्स और अंडर वाटर सेंसर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ये कोलैबोरेशन भारत की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेसिटीज को कई गुना बढ़ा रहा है। दोस्तों, डिफेंस के बाद में अब रुक करते हैं स्पेस का, क्योंकि मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स बिना स्पेस डोमिनेंस के अधूरी है। भारत का स्पेस प्रोग्राम यानी कि इसरो आज दुनिया के सबसे कामयाब और कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस प्रोग्राम्स में से एक है। भारत अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान की तैयारी कर रहा है। जब दोस्तों इसरो श्रीहरिकोटा से कोई रॉकेट लॉन्च करता है तो वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध के ऊपर से गुजरता है। स्पेस साइंस में एक ऐसा समय आता है जब रॉकेट भारत के रडार्स की नज़र से बाहर चला जाता है। इसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। अगर इस ब्लाइंड स्पॉट के दौरान रॉकेट में कोई तकनीकी खराबी आ जाए तो भारत के कंट्रोल रूम को कुछ भी पता नहीं चलता है। जब अमेरिका या यूरोप उत्तरी गोलार्ध में बैठे हैं, वो चाह कर के भी इस ब्लाइंड स्पॉट में भारत की मदद नहीं कर सकते। लेकिन ठीक इसी ब्लाइंड स्पॉट के नीचे ऑस्ट्रेलिया की विशाल जमीन मौजूद है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के स्पेस मिशन को सुरक्षित करने के लिए अपनी जमीन के ऊपर इसरो को ट्रैकिंग, टेलीमेट्री और कमांड उपकरण स्टेब्लिश करने की पूरी इजाजत दे रखी है। गगनयान मिशन के दौरान भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और रॉकेट के कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा दारोमदार ऑस्ट्रेलिया के इसी ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम के ऊपर होगा। अगर लॉन्च के बाद कोई इमरजेंसी आती है और मिशन को अबॉर्ट करना पड़ता है तो क्रू मॉड्यूल सदर्न ओशन के अंदर गिरेगा। अब दोस्तों, इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर एस्ट्रोनॉट्स की सेफ रिकवरी के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्पेस एजेंसी और इसरो के बीच में एक स्पेशल पैक्ट साइन हुआ है। पिछले साल जब चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के ऊपर ऐतिहासिक लैंडिंग की थी, तब भी उसे ट्रैक करने और डेटा रिसीव करने के अंदर ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड स्टेशंस ने भारत की बहुत ज़्यादा बड़ी मदद की थी। इसरो के लिए ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा जियोग्राफिकल एंकर बन गया है जो भारत के डीप स्पेस और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स को आंख और कान प्रदान करता है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और बड़ा एंगल आता है। सबसे पहले मोदी जी जा रहे हैं इंडोनेशिया। वहां पर भी भारत ने अपने इसरो के लिए एक स्टेशन वहां स्टेब्लिश किया हुआ है। इसके बाद में मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, जहां पर मैंने आपको बताया। और इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है न्यूजीलैंड का। वो भी हमारे इसरो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और वहाँ भी हमने अपना सीक्रेट बेस बना रखा है और वहाँ पर इसरो के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जो लगातार हमारे स्पेस की किसी भी चीज़ को ट्रैक करने के बेहद काम आते हैं। यानी कि ये जो यात्रा है वो स्पेस के लिए और हमारे DRDO के जो काम हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है। अब दोस्तों, एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और वो है इंटेलिजेंस शेयरिंग। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस नेटवर्क 5 आईज का फाउंडिंग मेंबर है। इस ग्रुप के अंदर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इंक्लूड हैं। हालांकि भारत इस ग्रुप का आधिकारिक हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ में इस मजबूत रणनीतिक साझेदारी की वजह से भारत को एक इनडायरेक्ट लेकिन बहुत ही सॉलिड इंटेलिजेंस बैकअप मिल जाता है। दोस्तों, चाइना की मिलिट्री मूवमेंट्स, साइबर थ्रेट्स और इंडो पैसिफिक के अंदर होने वाली किसी भी हलचल की रियल टाइम और सटीक जानकारी ऑस्ट्रेलिया के जरिए भारत तक पहुंच जाती है
और ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग भारत की नेशनल सिक्योरिटी और डिसीजन मेकिंग के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दोस्तों, अब अगर हम सॉफ्ट पावर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारतीय प्रवासियों का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगभग 10 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ये कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी, आईटी सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और वहां की राजनीति के अंदर बहुत बड़ा योगदान दे रही है। हाल ही के दिनों में दोनों देशों ने एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दोनों देशों ने डिग्रियों की पारस्परिक मान्यता के लिए समझौता किया है, जिससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए एक दूसरे के देश में काम करना और पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की डिकिंग यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग भारत के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस एस्टेब्लिश कर रही हैं। ये सिर्फ एजुकेशन नहीं है, ये दो देशों की वर्कफोर्स और भविष्य की पीढ़ियों को एक साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। जब किसी देश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के अंदर आपकी कम्युनिटी का इतना बड़ा होल्ड हो जाता है तो उस देश की फॉरेन पॉलिसी अपने आप आपके फेवर में अलाइन होने लगती है। दोस्तों, इंडो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के मोर्चे पर भी भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के एक बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। चाइना लगातार प्रशांत महासागर के छोटे छोटे द्वीपीय देशों जैसे कि सोलोमन आइलैंड्स में भारी पैसा फेंक करके उन्हें अपने डेट ट्रैप यानी कि कर्ज के जाल के अंदर फंसाने की कोशिश करता है। चाइना का मकसद वहां अपने मिलिट्री बेसिस बनाना है, जो ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा के लिए सीधा थ्रेट है। ऑस्ट्रेलिया इस खतरे से अकेले नहीं निपट सकता है, लिहाजा भारत अपनी सॉफ्ट पावर, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स और आर्थिक सहयोग के जरिए ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के इन छोटे द्वीपों को एक अल्टरनेटिव रास्ता दे रहा है। फोरम फॉर इंडियन पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन इसी रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, दोनों देश मिलकर के चाइना के उस पूरे इकोसिस्टम को काउंटर कर रहे हैं जो वो इंडो पैसिफिक के अंदर खड़ा करना चाहता है। दोस्तों, जब हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पीएम मोदी का 6 जुलाई को इंडोनेशिया जाना और फिर 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया पहुंचना महज एक कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं है। इंडोनेशिया वो देश है जो मलक्का और सुंडा स्टेट्स को कंट्रोल कर सकता है और वहां नई सरकार के साथ में स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट सेट करने के बाद में पीएम मोदी सीधे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ये भारत की तरफ से एक बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि इंडो पैसिफिक का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अब भारत के बिना डिसाइड नहीं हो सकता है। दोस्तों, 9 जुलाई को होने वाले इवेंट में अगर यूरेनियम डील और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के कोई बड़ा अनाउंसमेंट होता है तो ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और फ्यूचर टेक डोमिनेंस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर मोमेंट होगा। अमेरिका भारत को एडवांस वेपन दे सकता है, ग्लोबल फॉर्म्स के ऊपर भारत को कूटनीतिक कद बढ़वा सकता है, यूरोप भारत को हाई एंड टेक्नोलॉजी और डिजाइन्स दे सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भारत को वो रॉ मटेरियल, वो क्रिटिकल मिनरल्स और वो जियोग्राफिकल एडवांटेज दे सकता है जिसके बिना ये सब अधूरे हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वो चाबी है जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को असल में मजबूत कर रहा है। भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए, अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए और अपने स्पेस प्रोग्राम को दुनिया के अंदर नंबर 1 बनाए रखने के लिए जिस बैकअप की जरूरत है वो आज ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड कर रहा है। ये कोई छोटा मोटा डेवलपमेंट नहीं है, ये दुनिया के पावर बैलेंस का शिफ्ट है। चाइना जो इतने सालों से अपनी सप्लाई चेन और इकोनॉमिक पावर के दम पर दुनिया को डरा रहा था, आज उसे समझ में आ रहा है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के एक ऐसा काउंटर नैरेटिव तैयार कर लिया है जिसे तोड़ पाना अब लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। यूरेनियम से लेकर के लिथियम तक और कोकोस आइलैंड से लेकर के गगनयान के ट्रैकिंग स्टेशंस तक भारत और ऑस्ट्रेलिया की ये पार्टनरशिप 21वीं सदी की सबसे डिफाइनिंग पार्टनरशिप बनने जा रही है। और दोस्तों, यहाँ पर एक और बड़ा पॉइंट है और वो ये है कि जो 9 जुलाई का प्रोग्राम है उससे पहले भारत को थ्रेड्स मिलना स्टार्ट हो चुकी हैं कि मोदी अगर वहाँ पहुँचते हैं तो उनके साथ में कुछ बुरा हो सकता है।
इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया और भारत की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज और वहां का पूरा सिस्टम इस बात को डिटेक्ट करने में लग जाता है कि वो थ्रेट आखिर आया कहां से है, इसके पीछे क्या वहां की लोकल पॉलिटिक्स जिम्मेदार है या फिर कोई इंटरनेशनल मामला इसके अंदर उलझा हुआ है। उसको लेकर के पड़ताल फिलहाल चल रही है और उसे बहुत जल्द भी डिटेक्ट भी कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये तमाम बातें होने के बावजूद मोदी वहां जाएंगे और वहां पर भारत का झंडा बुलंद करने की तमाम कोशिशें होंगी। आप इस मामले को लेकर के क्या सोचते हैं? भारत और ऑस्ट्रेलिया का ये बढ़ता हुआ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक गठजोड़ आने वाले टाइम में चाइना के डोमिनेंस को पूरी तरह से खत्म करने में गेम चेंजर कैसे साबित होता है? इस मामले में आप क्या सोचते हैं? अपनी बातें जरूर रखिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें और चैनल पे नए हैं या फिर पुराने हैं इसे सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। नमस्कार।